हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भारतीय संविधान की सीरीज में, जो हम वीडियो की सीरीज लाए हैं। थोड़ा सा आज सेटअप की वजह से 2-3 दिनों तक वीडियो में देरी हो रही थी, लेकिन उम्मीद है आप सभी लोग पुराने सभी वीडियो देख चुके होंगे। जो पहले लाइट का दिक्कत हुआ था उसके लिए मैंने रिंग लाइट की तो व्यवस्था कर दिया, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का आप उसका भी निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सब चीज़ सही है। अब भगवान का नाम लेते हुए हम आगे शुरू करते हैं। हम लोग को आज भारतीय संविधान का पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 3 भाग 3। आज हमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग पढ़ना है? भाग संख्या 3 पढ़ना है। अब समझिए मेरे बात को। अब मैं यहाँ से अब भारतीय संविधान की थोड़ा रूपरेखा चेंज होगा। भारतीय संविधान का सबसे यदि कोई ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाला भाग है तो वो है भाग 3। तो भाग 3 हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3। भाग 3 में हमें क्या पढ़ना है? मूल अधिकार को। किसको पढ़ना है? मूल अधिकार को। भाग 3 में किसे पढ़ना है? मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट्स। अब मूल अधिकार क्या होते हैं ये अब आपको उम्मीद है कि अभी तक इतने बड़े बच्चे हैं आप लोग, इतने बड़े मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो आप लोग को पता तो होगा ही कि मूल अधिकार क्या होता है। ऐसे अधिकार जो हमें जन्म के साथ या एक निश्चित समय के बाद प्राप्त हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। ऐसे अधिकार जो हमें समय के साथ या फिर एक निश्चित समय के बाद अपने आप प्राप्त हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, जो हमें संविधान देता है। अच्छा, मूल अधिकार को कहाँ के संविधान से लाया गया है? तो अमेरिका से। मूल अधिकार को हमने, जैसे हमारे संविधान में हमने बहुत सी बातें दूसरे देश के संविधान से अडॉप्ट की है, तो उसी में से एक बात है ये मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है? मैं एक समय के लिए बोर्ड से हट के जो हटता हूँ वो मैं देखने के लिए जाता हूँ कि सब चीज सही है या नहीं है। तो हम मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका से लिए थे। अच्छा, इसका फिर बोलता है कि इसको फ्रेंच भाषा में क्या बोला जाता है? इसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अच्छा, हम लोग उसी बात को पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जैसे कि ये मूल अधिकार कहाँ से उठाए गए हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है। उसी तरह ये अमेरिका से लिया गया है। फिर से इसका फ्रेंच नेम क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों को अपने अंदर रखता है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक, 12 से 35 तक अनुच्छेदों को रखता है, जिसमें हमें कुल टोटल 7 प्रकार के मूल अधिकार पढ़ने हैं। उसमें हमें कुल कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 7 प्रकार के। आप मेरे बातों को ध्यान से समझिए। जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिया गया था और वो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये अनुच्छेद संख्या मतलब आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे संविधान में है और ये 7 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मेरे बात, सब चीज सही चल रहा है। अब देखिए, अब हम बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 से ही तो अब शुरू करना पड़ेगा आपको, तो अब पढ़ने का पैटर्न पता लग ही गया होगा कि जब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होता है तो हमें पहले 12, तो देखिए 12 और 13 को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड। यहाँ से थोड़ा मूल अधिकार पढ़ने का तरीका चेंज होगा। ये जो भाग 3 है बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछने वाले चैप्टर हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सब चीज फ्रेम में सही तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक हमें बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। सब चीज सही तरीके से चल रहा है। अब देखिए, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में केवल मूल अधिकार का क्या बताया गया है? परिभाषा बताया गया है। मूल अधिकार का क्या बताया गया? परिभाषा बताया गया। दिवाली का समय आ गया तो रात में भी दोस्तों पटाखों की आवाज आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए, तो अनुच्छेद 12 में हमें क्या बताया गया है? तो मूल अधिकार का बस परिभाषा बताया गया। मूल अधिकार का क्या बताया गया है? परिभाषा बताया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अनुच्छेद 12 में हमें क्या बताया गया है? मूल अधिकार का परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? मूल अधिकार का परिभाषा। 13 में हमें बताया गया अल्पीकरण के बारे में। किसके बारे में? अल्पीकरण। 13 में हमें किसके बारे में बताया गया है? अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अल्पीकरण क्या होता है? अल्पीकरण हमें इस बात को समझाता है कि कोई हमारे मूल अधिकारों का, देखिए अल्पीकरण में बहुत से बातों को बताया गया है। एक कुछ बातों पे ध्यान दीजिए, जैसे अल्पीकरण कहता है कोई हमारे मूल अधिकार को आसानी से छीन नहीं सकता। छीनेगा तो हम क्या करेंगे, इसका रास्ता आगे बताया गया है। पहला कि कोई हमारे मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। कोई मूल अधिकार में अचानक से एकदम कठोर परिवर्तन नहीं कर सकता, एकदम कठोर परिवर्तन नहीं कर सकता है।
लेकिन साथ में ये भी कहता है कि समय आने पर कुछ विशेष समय पर हमारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जो संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, कठोर परिवर्तन समझ में आपको आ ही रहा हो कि नहीं कर सकते। और याद रखिए कि हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपने मूल अधिकार के लिए किसी अन्य लोगों को परेशान कर दो और बोले कि हम तो अपने मूल अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये हमारा संविधान कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमारे मूल अधिकार की वजह से किसी अन्य लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। अच्छा ठीक, इतना तो कहेंगे कि चलिए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि क्या इतना हो सकता है कि हाँ अल्पीकरण का कोई और भी इसका परिभाषा हो सके? तो अल्पीकरण को मैं उतने अच्छे से नहीं समझता हूँ कि वो एग्जाम के व्यू से हमें पढ़ने की जरूरत है। अब ध्यान से मेरे बातों को सुनिए, आप मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा, सब चीज अच्छे तरीके से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक समय फिर से मैं थोड़ा सा सब चीज जल्दी से रिवाइज करता हूँ। देखिए, जहां तक बात है अनुच्छेद 12 का, अनुच्छेद 12 का, तो अनुच्छेद 12 में मूल भाषा के केवल परिभाषा दिया गया है, मूल अधिकार का केवल परिभाषा दिया गया है। 13 में क्या किया गया है? अल्पीकरण को समझाएगा, और अल्पीकरण क्या होता है मैंने समझा दिया। 13 में क्या समझाया गया? अल्पीकरण, और अल्पीकरण मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखिए, इसके बाद जस्ट हम शुरू करते हैं। 2-3 दिन से सेटअप बंद होने के कारण अब ये 12 और 13 को आप लोगों ने पढ़ लिया। अब 12 और 13 के बाद अब मैं आपको पढ़ने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अब सुनिए। आर्टिकल नंबर 14 मतलब 14, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वेलिटी। इंग्लिश में से क्या बोल सकते हैं? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मेरे बातों को बस आप समझने की कोशिश करें। आपको समझाना मेरा काम है और आपको समझ में आ जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक किस चीज का किया गया है? समानता का अधिकार। जैसे सबसे पहले बात किया जाए 14, फिर 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद में किसका बात किया है? समानता का। 14 में किसके समानता का बात किया गया है? तो 14 में ये कहा गया कि विधि के समान सब कोई क्या है? विधि के सामने सब लोग समान एक बराबर है, मतलब कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर है। कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के समक्ष क्या है? तो सब बराबर है। आपको समझ में आना चाहिए कि कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। ये दिया गया मूल अधिकार की कोई आपको कानूनी क्षेत्र में किसी भी सरकारी जगह पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 14, मूल अधिकार का अनुच्छेद 14। ये कहता है कोई भी हमें कानून के आधार पे, कोई भी हमें कानून के समक्ष किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, वो चाहे हमारा किसी भी भाषा को लेकर या कुछ भी। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये देखिए, ये हमें समानता का अधिकार देता है ना, ये हमें समानता का अधिकार देता है कि नहीं देता है? अच्छा सुनिए, 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान, भाषा, लिंग एवं धर्म के आधार पर, धर्म के थोड़ा राइटिंग से आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं सही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जगह उसका जन्म हुआ हो, चाहे वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करता हो, चाहे उसका लिंग कोई भी हो, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो कानून के समक्ष सब बराबर है, अनुच्छेद 14 कहता है, और अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म स्थान, भाषा, लिंग एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक हमें किसका अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है। उम्मीद आपको इतना समझ में आ रहा होगा। 16वां कहता है कि सरकारी नौकरी के लिए सब लोग क्या हैं? बराबर है। इसका कोडिंग वर्ड जो होता है वो होता है
कि इसको बोलते हैं विधि के समक्ष सब बराबर है। ये जन्म स्थान भाषा लिंग एवं धर्म के, इसको बोलते हैं इसे सरकारी नियोजन में, सरकारी नियोजन हेतु, नियोजन मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी हेतु सब बराबर है। मतलब सरकारी नौकरी के लिए हम किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब सरकारी नौकरी के वक्त सब लोग क्या हैं, एक बराबर है। सरकारी नौकरी के वक्त क्या है, सब लोग एक बराबर। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर है। 15 कहता है कि जन्म स्थान भाषा लिंग एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 कहता है कि सरकारी नियोजन या नौकरी हेतु सब क्या है, एक बराबर है। मतलब सरकारी नौकरी में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 14। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकारी नौकरी में सब लोग क्या है, एक बराबर है। आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म स्थान भाषा लिंग एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि जो सरकारी नियोजन है, मतलब सरकारी नौकरी में सब लोग क्या है, एक बराबर है। ठीक है, अगला सुनिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अस्पृश्यता का अंत मतलब ये क्या कर रहा है कि छुआछूत, अब छुआछूत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छुआछूत क्या हो जाएगा, समाप्त। अब कोई आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकता है कि आप छोटे जाति के। पहले गांव में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, दो लोगों के बीच में टच करने पर भी रोक होता था कि आप बड़े जाति के हैं तो आप छोटे जाति के हैं, आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। तो वही अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, मतलब छुआछूत को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि 14 से लेकर 18 तक आपको हर चीज में एक बराबर, समाज में सब लोगों को एक बराबर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अनुच्छेद एक बार फिर से सुनिए, अनुच्छेद 14 में क्या कहता है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म स्थान भाषा लिंग एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कहीं पर भी नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नियोजन मतलब सरकारी नौकरी है तो सब क्या है, बराबर है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, मतलब छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है कि आप किसी भी प्रकार के उपाधि का इस्तेमाल जो आपको परंपरागत तौर पे मिली है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब इस तरह समझिए, उपाधियों का अंत मतलब वो उपाधि जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी मिली है जो समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती है, उसे क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। जैसे ठाकुर क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। लेकिन ऐसी उपाधियां जो हमें पढ़ लिख कर प्राप्त हुई उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अपने नाम के सामने यदि पीएचडी किए तो हम डॉक्टर लगा सकते हैं, आपको पता होगा। कोई वकील है तो वो भी डॉक्टर लगा देता है, या फिर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो स्कॉलर लगा देता है, स्कॉलर। यदि कोई ज्यादा पोस्ट पे पढ़ लिख के बैठा हुआ है तो, चाहे जो अधिकारी होता है जो भी हर चीज अपने लिए थोड़ा पोस्ट यूज कर सकता है। ऐसे पोस्ट जो हमारे समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता हो, क्योंकि ये भी पोस्ट जो होते हैं ये भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो समाज की एकता को बढ़ा रहे हैं, समाज में आपके इज्जत को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने इसे क्या किया है, अचीव किया है, पढ़ लिख के क्या किया है, प्राप्त किया है। तो इस तरह अनुच्छेद 14 से 18 जो था, अनुच्छेद 14 से 18 ये क्या करता है, तो ये हमें समानता का अधिकार देता है। ये हमें क्या देता है, समानता का अधिकार देता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमें 12 से 35 तक पढ़ना था, हमने बस 14 से 18 पढ़ा। हमने बस क्या पढ़ा, 14 से 18। तो इस तरह हमने शुरुआत तो कर दिया। अब आप एक समय के लिए सोच लीजिए। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पढ़ना क्या है। आप जो 6 मौलिक अधिकार साथ पढ़े, देखिए हमने 14 से 18 पढ़ लिया, फिर 18 से 22, फिर 23 24 एक में आता है, फिर 25 से 28। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको आगे के वीडियो में समझ में आएगा। फिर 29 30 एक में, 31 अकेले, और फिर लास्ट में आता है 32। यही है। देखिए जैसे मैंने एक समानता का अधिकार हम मौलिक अधिकार के रूप में पढ़ते हैं, तो समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, तो 14 से 18 तक ये हो गया। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता कितना होता है 18 से 22। 23-24 जो होता है हमें शोषण के प्रति आवाज उठाने का अधिकार देता है, शोषण के प्रति आवाज उठाने का अधिकार। 25 से 28 जो होता है ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता। 29-30 जो होता है वो अल्पसंख्यकों के बारे में है, ये हमें शिक्षा का अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार। जो 31 होता है हमें संपत्ति के अधिकार देता है, और 32 जो होता है हमें संवैधानिक उपचारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। तो हमने 14 से 18 पढ़ लिया। 14 से 18 में क्या पढ़ा कि हमें क्या समानता का अधिकार क्या होता है। अब 18 से 22 में हमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। 18 से 22 में हमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं इसे इरेज करते हुए अब मैं भाग 3 में ही अब अगला मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो है 19 से लेके 22, अरे 18 मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये 19 से लेके कहाँ तक है? 22 तक। तो अब हम उसे शुरू करते हैं। मेरा मिटाने वाला पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, अब हम आर्टिकल नंबर 19 से, आर्टिकल 19 से मतलब अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। 19 से लेके 22 तक इसे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम। ये हमारी आज़ादी को बताता है और ये बहुत बड़ा है। इसको अब मैंने एक वीडियो में, अब आपको थोड़ा थोड़ा, मेरे साथ कुछ रेगुलर स्टूडेंट आप हो ही गए हैं, स्टूडेंट बोलिए, दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, जो हमारे साथ इस वीडियो को पढ़ते रह रहे हैं। अब देखिए, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ और पर वीडियो बच्चे देख रहे हैं। तो अब शुरू में छोटे वीडियो बने थे कि कुछ लोगों को जुड़ने में टाइम लग जाता है। अब 100-150 व्यू हर वीडियो पे जाता है, मतलब उसमें से 100 लोग तो कम से कम वीडियो पढ़ने आते होंगे, देखने के उद्देश्य से बहुत कम लोग। तो अब हम हर वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि अब हमें सिलेबस भी तो कवर करना है आने वाले एग्जामों से पहले। देखिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार में हमें क्या क्या पढ़ना है? 19, 20, 21, 22। मैं बस आज कोशिश करूंगा 19 करने का, क्योंकि 19 इतना बड़ा है कि आप वो पढ़ने के बाद और किसी चीज को याद करने की हालत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द आपको हर चैप्टर का खत्म किया जाए। देखिए, 19 जो होता है ना, 19 को बहुत से भागों में बांटा गया। जैसे 19 का क, 19 का क, फिर 19 का ख, इसको 1-2 भी लोग बोल सकते हैं। 19 का ग, फिर 19 का घ, 19 का अंग, फिर 19 का च, और 19 का छ। अब देखिए, मैं इसको लिखवाऊं यदि सेंटेंस के रूप में, तो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। मुझे आपको ऐसे सिखाना है कि आप जल्द से जल्द इसको याद कर सके। तो 19 का क जो है वो कहता है कि मीडिया का अधिकार, जो मीडिया का अधिकार है, मीडिया मतलब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मीडिया मतलब समझ रहे ना, वो न्यूज चैनल का, मीडिया का अधिकार या जो भी अभिव्यक्ति का अधिकार, कि हम अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, कोई हमारी बातों को रखने में रोक नहीं लगा सकता। अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। आपने इंग्लिश में बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास न्यूज चैनल वाले इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस है। हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी से बता सकते हैं। मतलब यदि आपको किसी से डर लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि मुझे उस इंसान से डर लग रहा है। आपको उस इंसान से कुछ भय है तो आप बता सकते हैं, सरकार आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। तो ये है 19 का क। 19 का क क्या कहता है कि हमारे पास मीडिया का अधिकार है, मीडिया को स्वतंत्रता की अधिकार है। ये हमें स्वतंत्रता को दिखाता है कि हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। किस चीज के लिए? हमारी मीडिया क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, इतना स्वतंत्रता पाने के बाद भी हमारी मीडिया विश्व में सबसे लो ग्रेड मीडियाओं में से एक है। हम हमेशा शिक्षा को ट्रोल करते हैं। शिक्षा को तो शुरू से उतना बढ़ावा भी नहीं दिया गया जितना मीडिया को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज के समय में मीडिया एकदम से सबसे, यदि कोई नकारा विभाग हमारे देश में बचा है तो वो है मीडिया। चाहे वो मैं काम करूं, चाहे कोई काम करे, मीडिया में काम करने वाला हर इंसान अपने आप में नकारा हो चुका। उनसे बेहतर काम यूट्यूब पे काम करने वाले कुछ यूट्यूब चैनल्स कर दे रहे हैं जो उनसे ज्यादा न्यूज और सही न्यूज पहुंचाती हैं। ये किसी के पक्षधर नहीं होने चाहिए। जो ये मीडिया है किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको 19 का क समझ में आ रहा होगा। 19 का क क्या कहता है? मतलब 19 एक बोल दीजिए, चाहे 19 क, कि हमें मीडिया का अधिकार है, मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से
रिपोर्टिंग कर सकती हैं। अभी अब ये भी नहीं है कि अब स्वतंत्र रूप से कर सकती है तो सेना के अंदर जाके सेना के खबर को रिपोर्टिंग करते हैं, जो उन्होंने ताज होटल मामले में किया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारी जो मीडिया सबसे लो ग्रेड मीडिया है। अच्छा चलिए 19 का ख कहता है कि हमें सभा करने की क्या है, स्वतंत्रता है। सभा की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, कोई हमें सभा करने से नहीं रोक सकता है। सभा करने की स्वतंत्रता, कोई भी हमें सभा करने से नहीं रोक सकता है। अच्छा अब सुनिए, ये 19 का क आपको याद रहेगा। अब मैं आपको एक समय के लिए समझा रहा हूँ कि आप मेरे कीवर्ड को पकड़िएगा। सभा, सभा के बाद सुनिए, आप सभा करके लोगों को आपस में जोड़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समिति। क्या बोलते हैं, समिति। क्या होता है ये, समिति। अच्छा सभा हो गया, समिति हो गया। इसके बाद सुनिए भ्रमण, क्या होगा, भ्रमण, ठीक। इसके बाद होगा बसना, क्या होगा, बसना। फिर इसके बाद अच्छा आप कहीं पे देखिए, सबसे पहले आप सभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर लोगों को मिला के समिति बनाएंगे, फिर पूरे विश्व में और घूमते रहेंगे और बसेंगे, मतलब बसने की क्या होती है, अनुमति, बसने की स्वतंत्रता। फिर वहां पे बस के संपत्ति तो खरीदना पड़ेगा, तो संपत्ति, संपत्ति। और लास्ट में व्यापार। अब देखिए ये आपको कहानी की तरह याद अभी मैं करा दूंगा, अभी आपको इसको अब डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखिए 19 का क को आप अलग याद रखिए कि हमें मीडिया का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस, इन सब चीजों को सिखाता है। उसके आगे आप ध्यान दीजिए, 19 का जो ख होता है वो कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता। क्या कहता है, सभा करने की स्वतंत्रता। ये हमें सभा करने की स्वतंत्रता देता है कि हम जब चाहे तब लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। मतलब अब नियम को उल्लंघन करते हुए नहीं, हम कोई भी लीगल काम के लिए कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, कोई हमारे कामों पर रोक टोक नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है, फिर से हमें समिति बनाने की, हमें समिति बनाने का अधिकार है। यदि हम 10 लोग मिलके कोई सही काम करने के लिए समिति बना रहे हैं तो कोई हमें समिति बनाने से रोक नहीं सकता है। यदि कोई हमें समिति बनाने से रोकता है तो हम इसके लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। तीसरा है भ्रमण, कि हम पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, हम पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, कोई हमें भ्रमण करने से नहीं रोक सकता है। 19 का घ क्या कहता है कि हम पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, हमें कोई भ्रमण करने से नहीं रोक सकता है। अच्छा उसी तरह 19 का ग क्या कहता, अंग क्या कहता है कि हमें पूरे देश में कोई कहीं पे बसने पे नहीं रोक सकता। जैसे एक दो राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, इसे हम लोग इस तरह बोल सकते हैं बसने का अधिकार, कि हमें कहीं भी जाके बस जाने का, बस जाने मतलब वहां पे रहने का अधिकार है, कोई हमें कहीं पे भी रहने से रोक नहीं सकता है। ये अधिकार किसको प्राप्त है, तो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा आगे सुनिए 19 का च, ये कहते हैं कि हमें संपत्ति का अधिकार है। ये देखिए अब संपत्ति का अधिकार सही बताऊं तो अभी के लिए क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन आप इस तरह समझिए, ये कह रहा है कि जो संपत्ति आपके पिता की है, जो संपत्ति आपके पिता की है वो आपकी होगी, चाहे आप पुत्र हो चाहे पुत्री हो। ये कौन कहता है, आर्टिकल संख्या, अनुच्छेद संख्या 19 का च, अनुच्छेद संख्या 19 का च, कि संपत्ति का अधिकार, कि जो संपत्ति आपके पितृ से आपको मिली हो वो किसकी होंगी, आपकी होंगी, और किसी अन्य व्यक्ति को उस पर दावा नहीं हो सकता है। और 19 का छ कहता है कि आप कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार, आपको कहीं भी व्यापार, आपको कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, कि आप पूरे भारत में कहीं भी जाइए और कोई भी लीगल व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने 19 का अनुच्छेद भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 का जो हम दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का केवल अनुच्छेद 19 को पढ़ाया है। अभी 20, 21 और 22 तीनों बाकी है, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए एक बहुत प्यारा सा थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपने नए दोस्तों को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करते रहें। और मैंने नागरिकता तो समाप्त कर दी, लेकिन नागरिकता से जुड़ा हुआ एक अलग वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि नागरिकता में एनआरसी ये सब जो टॉपिक्स हैं बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड और बहुत जगह पूछी जाती हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के जरूर लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।